वो दोनों इस वक्त एक रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हो रही थीं। इसने वाइट फराक पहन रखी थी, सर पर अच्छे से हिजाब ले रखा था। वो जहाँ जहाँ से गुजर रही थी हर कोई उसे हैरत से देख रहा था, इसकी खूबसूरती ही ऐसी थी। उसके साथ चलती मारिया के चेहरे के जारुए बिगड़ रहे थे। कभी कभी उसे समझ नहीं आती थी कि आखिर इसमें ऐसा भी क्या खास है जो हर कोई इसका ही दीदा बनकर घूमता है। वो दोनों सारे रेस्टोरेंट में अपने मतलूबा शख्स को ढूंढ रही थी, बालाखिर वो इन्हीं मिल ही गया। अमाया इसके पास पहुंच चुकी थी, मारिया भी इसके पीछे ही लपकी। वो कुर्सी खींचकर बैठी और वो जो अपने मोबाइल में गुम था, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। मोबाइल फ़ोन बंद किए उसने साइड पर रखा और अपने सामने बैठी अमाया को देखा। सफ़ेद फराक में तो आज वो बहुत ज़्यादा खल रही थी, वो कोई भी रंग पहन लेती इस पर बहुत ज़्यादा खुलता था। 18 साला अमाया रियाज खूबसूरती की मिसाल थी। मारिया भी इसके पास ही कुर्सी खींचकर बैठ गई। वो दोनों देख सकते थे मारिया शदीद बेजार है। तुम्हें क्या हवा है, ऐसे क्यों मुंह बनाकर बैठी हो? बाबर ने हैरत से पूछा। ये तुम दोनों की मुलाकातें करवाने के चक्कर में किसी दिन में फंस जाना है। वो मुंहकत जाविया बनाकर बोली तो एक पल के लिए अमाया को शर्मिंदगी सी महसूस हुई। वो तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन बाबर का बहुत ज़्यादा इसरार था कि वो सिर्फ एक दिन के लिए उसके साथ लंच करना चाहता है। इसलिए मारिया ने अमाया की अम्मी से बहाना बनाया कि वो दोनों शॉपिंग पर जा रही हैं, इसलिए अम्मी ने कुछ भी नहीं कहा और उन दोनों को आने की इजाज़त दे दी। किया हो गया है मारिया, हम कौन सा रोज़ छपकर मिलते हैं, सिर्फ एक दिन की ही तो बात थी। बाबर के चेहरे पर छाई संजीदगी थी कि मारिया फौरा संजीदा हो गई। अच्छा ठीक है, मैं मजाक कर रही थी, तुम दोनों रलीकस रहो। जैसे इसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। चलो जल्दी से मंगवाओ कुछ, मुझे बहुत भूख लग रही है। मारिया ने माहौल को हल्का फुल्का रखने के लिए उन दोनों को मुखातिब किया और अमाया शर्मिंदा हो रही थी। हाँ ठीक है, बताओ तुमने क्या खाना है? बाबर ने फौरा मारिया से पूछा। तो मारिया ने अपनी पसंद का सारा खाना उसे बता दिया। इसके बाद वो अमाया की तरफ मुतवज्जह हुआ। अमाया, इसने अमाया को पुकारा। इसके लहजे में मोहब्बत थी और अमाया का दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। तुम क्या लोगी? अमाया से बात करते हुए इसके लहजे में खुद ब खुद नरमी और मोहब्बत खुल गई थी। अमाया के गाल गुलाबी हुए। जो भी आपका दिल चाहे वही मंगवा लूँगी, वही खा लूँगी। उसने बहुत मुश्किल से एक फ़िक्रा अदा किया और बाबर को इस पर दिल खोलकर प्यार आया। इसने खाना ऑर्डर किया, वो तीनों खाना खाने लगे। खाने के दौरान इतना अमाया और बाबर नहीं बोल रहे थे जितना मारिया इन दोनों को बोलने के लिए फोर्स कर रही थी। भई तुम दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए आए हो कि या गूंगे बैठकर ही चले जाना है? बातें करो, कुछ चल करो। मारिया माहौल की संगीनी को ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी और अमाया तो बस परेशान हो रही थी। वो इस तरह पहली बार घर से कहीं बाहर बाबर से मिल रही थी। अगर किसी को पता चल गया तो शायद घर में तूफान ही आ जाता। खाना खाने के बाद बस अमाया यहाँ से जल्द चली जाना चाहती थी। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए, इसने संजीदगी से मारिया को मुखातिब किया। बाबर हैरान रह गया। किया इतनी जल्दी? इसकी हैरत से डूबी आवाज़ पर अमाया ने उसकी तरफ देखा। ये पब्लिक प्लेस है, यहीं ज़्यादा देर बैठना मुनासिब नहीं लगता। मैं चक्कर लगाऊंगी, 2-3 दिन बाद मारिया की तरफ फिर मुलाकात हो जाएगी। वो काफ़ी संजीदा थी तो बाबर ने भी समझकर इस बात में सर हिलाया। कुछ देर बाद ही मारिया और वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल गईं। किया यार तुम कितनी बोरिंग हो। अगर इस तरह बाबर ने मुझे लंच के लिए इनवाइट किया होता तो मैं सारा कुछ छोड़कर भागी भागी आती और इसके साथ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करती। इसके लहजे में हसरत थी जो अमाया में महसूस कर सकती थी, मगर वो खामोश थी। मारिया ने इसका खामोश होना बहुत अच्छे से नोट कर लिया। क्या बात है, कहाँ खो गई? इसने अमाया का कंधा हिलाया तो अमाया होश में आई। हाँ कहीं नहीं, मैं सोच रही थी कुछ शॉपिंग कर लेनी चाहिए, वरना अम्मी को जाकर किया कहेंगे कि हम कुछ शॉपिंग नहीं करके आए। अमाया की बात पर मारिया ने भी समझने वाले अंदाज में सर हिलाया।
हाँ ठीक है, चलो कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, एक दो चीज़ें लेकर जाएंगे तो आंटी को हौसला होगा कि हम कुछ लेकर तो आए हैं। वो दोनों फौरा मार्केट में दाखिल हो गई। आधे घंटे तक इन दोनों ने थोड़ी बहुत चीज़ें ले लीं और फिर वो दोनों घर की तरफ चल पड़ीं। वो घर में दाखिल हुई तो अम्मा सहन में ही मौजूद थी। इसे देखकर ही वो शुरू हो गईं। इतनी देर लगा दी, तुम लोग शॉपिंग करने गए थे या फिर सामान बैठकर बनाने लग गए थे? अम्मा तो आते ही शुरू हो चुकी थीं। और अमाया अंदर तक खौफ से लरज़ पड़ी। आपको पता तो है आंटी, बाजार चले जाएं तो फिर चीज़ें देखने में कितना वक्त लग जाता है, और आप तो खुद औरत हैं, आप समझ सकती हैं कि लड़कियों को कोई चीज़ कैसे पसंद आती है। मारिया की बात पर अम्मी एकदम हल्की फुल्की हो गई। हाँ ठीक कह रही हो, मैं बस परेशान हो गई थी, तुम दोनों अकेली गई थी ना, इसलिए। अम्मी की बात सुनते हुए मारिया उनके पास जाकर बैठी। कैसी बातें कर रही हैं आंटी, अब हम कोई छोटी बच्ची थोड़ी ही, हम 18 साल की हो चुकी हैं, अब हम बालिग ही, समझदार हैं, और पास ही तो बाजार था, हम कौन सा कोई मील दूर गए थे, अब इतना तो हम कर ही सकते हैं, अब तो ज़्यादा ही परेशान हो जाती हैं। और देखिए अमाया भी आपकी वजह से परेशान हो गई है। मारिया ने सारी सूरत-ए-हाल काफ़ी संजीदगी से संभाल ली थी और अमाया एकदम हल्की फुल्की हो गई। हाँ बस ठीक है, जाओ अब कमरे में जाओ, कैसे गर्मी में खड़ी हो दोनों। अम्मू ने डांटा तो वो फौरा अमाया के कमरे की तरफ चल पड़ी। ये रियाज साहब का घर था जिसमें इनकी बीवी नाजी बेगम और उनके 4 बच्चे रहते थे। उनकी सबसे बड़ी बेटी ज़ारा शादीशुदा थी, इसका बड़ा भाई उस वक्त आउट ऑफ कंट्री जॉब के लिए गया था। इससे छोटी अमाया थी और अमाया से छोटा उम्र था। अमाया अपना इंटर मुकम्मल कर चुकी थी और इसके बाबा इससे बहुत मोहब्बत करते थे, सारे घर वालों में से वो वाहिद थी जो बाबा की लाडली थी। अम्मा का रवैया इसके साथ कभी कभी सख्त हो जाता था, इसलिए अमाया अब्बा से ज़्यादा अम्मा से डरती थी। वो गरीब लोग थे, बहुत ज़्यादा बड़ा घर नहीं था, बस 3 कमरे थे। एक कमरा अम्मा अब्बा का था, एक कमरा दोनों भाइयों का और एक कमरा दोनों बहनों का। फ़िलहाल बड़े बहन भाई यहाँ नहीं थे तो अमाया और उम्र ही घर में होते थे। वो दोनों कमरे में दाखिल हुई तो मारिया ने सुकून का सांस लिया। कसम से यार, तुम्हारी अम्मा तो पूरी तफ्तीश शुरू कर देती हैं, आखिर इतनी भी किया बेएतबारी। इसने देखा अमाया आज काफ़ी खोई खोई थी और बहुत ज़्यादा परेशान थी। मारिया ने उसे खोए हुए देखा तो पूछा, क्या बात है, तुम क्यों इतनी खोई हुई हो? उसकी आवाज़ से अमाया होश में आई। कुछ नहीं, बस मैं कुछ सोच रही थी। खैर वो जल्दी से बात बदल गई। अच्छा ठीक है, मैं भी चलती हूँ, बहुत गर्मी हो रही है यार। इसकी बात सुनती अमाया के चेहरे पर एक तकलीफ ज़दा मसकान नमूदार हुई और मारिया शर्मिंदा सी हो गई। सूरी, मेरा वो मतलब नहीं था, बस वो मुझे एयर कंडीशनिंग में रहने की आदत है। अमाया ने नफ़ी में सर हिलाया। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। वो दोबारा नॉर्मल हो गई। लाम ठीक है, मैं चलती हूँ। मारिया इससे मिलकर कमरे से बाहर निकल गई। अमाया अपने सिंगल बेड पर बैठ गई। वो बहुत खूबसूरत थी, सफ़ेद दूधिया चेहरा, सरमे ऊँखी, लाइट ब्राउन बाल, ऐसा लगता था जैसे सारा हुस्न से एक लड़की के अंदर रच बस गया हो। इसे लग रहा था जैसे वो आज कोई गलती कर आई है। इसके बाबा को इस पर इतना ज़्यादा मान था। अच्छी बेटियां अपने वालिदैन का एतबार तोड़ा नहीं करती। कहीं दूर से उसे अपने बाबा का एक जुमला सुनाई दिया और अमाया को लगा जैसे आज वो अपने बाप का एतबार तोड़ चुकी है। वो सोच चुकी थी आइंदा कभी भी इस तरह बाहर बाबर से नहीं मिलेगी। मारिया और वो दोनों बचपन की दोस्तें थीं। मारिया का ताल्लुक़ काफ़ी अमीर घराने से था। वो इकलौती थी अपने वालिदैन की एक ही बेटी और बाबर इसकी फूफू का बेटा था। पहली बार अमाया और बाबर दोनों मारिया के घर पर मिले थे। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की दोस्ती होती गई और ये दोस्ती कब पसंद और मोहब्बत में बदली, दोनों अनजान थे, लेकिन अब दोनों ये बात जानते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। दोनों एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते थे। पहली बात ये थी कि अमाया अभी पढ़ रही थी।
इसकी पढ़ाई की उम्र थी। दूसरी बात, अभी बाबर का करियर सेट नहीं था, उसे अपना पहले कोई फ्यूचर बनाना था, इसके बाद ही वो अमाया का रिश्ता मांग सकता था। रात उतर आई थी, वो उस वक्त चाय का कप हाथ में पकड़े सहन में बैठी आसमान को देख रही थी। जब इसके पास रियाज साहब आकर बैठे, वो बहुत खोई खोई थी। क्या बात है मेरी शहजादी, आज कहाँ खोई हुई है? उनकी आवाज़ से अमाया होश में आई और एक नज़र अपने बाप को देखा, फिर मध्यम सा मुस्कुराई। इसकी आंखों में अजीब सी तकलीफ थी जो रियाज साहब देख सकते थे। बाबा, आपको पता है मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। और रियाज साहब हैरान हुए, आज वो अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी। उम्मा वो बहुत कम इमोशनल होती थी। मैं जानता हूँ मेरी शहजादी, लेकिन बात किया है, तुम क्यों परेशान हो? रियाज साहब को ना जाने क्यों इसकी परेशानी तकलीफ दे रही थी। उसने अपने हाथ में मौजूद चाय का कप साइड पर रखा और उनके करीब खसककर उनके सीने से लग गई। बाबा, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मैं कभी भी आपका एतबार नहीं तोड़ूंगी। आपकी खातिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकती हूँ, अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। बस आप मुझ पर हमेशा यकीन रखिएगा, आपको मुझ पर एतबार है ना? इसकी बात रियाज साहब का दिल दहला रही थी। वो आज इतनी सी उम्र में इतनी समझदारी वाली बातें क्यों कर रही थी, और बातें भी इतनी गहरी। वो खामोश थे और उनकी ये खामोशी अमाया को अजीब तरह से तकलीफ दे रही थी। बोली, बाबा आपको मुझ पर एतबार है ना? वो दोबारा उनका कंधा हिलाता बोली तो रियाज साहब होश में आए और इन्होंने अमाया के बाल थपथपाए। बिल्कुल मेरी जान, मुझे तुम पर एतबार है। मैं जानता हूँ कि दुनिया इधर की इधर हो जाए, लेकिन तुम कभी भी मेरी इज्जत पर कोई भी हर्फ नहीं आने दोगी। रियाज साहब ने मजबूत लहजे में ये बात कही और अमाया को लगा जैसे इसका सारा दिख दर्द और सारी परेशानी ख़त्म हो गई है। वो एकदम हल्की फुल्की महसूस कर रही थी। थैंक यू सो मच बाबा, आप बहुत अच्छे हैं। वो खलकर मुस्कुराई थी तो रियाज साहब भी खलकर मुस्कुरा उठे। तुम्हें पता है, तुम मेरी सारी जिंदगी की रियाजत हो, तुम मेरा इनाम हो। इन्होंने इतनी संजीदगी से कहा। कितने ही पल अमाया हैरत से इन्हें देखती रह गई, वो कतन उनकी बात नहीं समझी थी। क्या मतलब बाबा? उसने हैरत से पूछा। वो साफ रियाज साहब की आंखों में एक खास चमक देख सकती थी। वक्त आने पर पता चल जाएगा कि तुम मेरे लिए, मेरी जिंदगी में आने वाला इनाम हो। तुम मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं हो मेरी जान। बाबा इस के माथे पर लब रखते हुए उठे और अंदर जा चुके थे, लेकिन अमाया उनकी बातों में बहुत बुरी तरह से उलझ गई थी। अमाया का भाई सुफियान दूसरे मुल्क नौकरी के सिलसिले में गया था। वो वापस आ चुका था और उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। घर में एक हिला गला लग चुका था। सुफियान का रिश्ता खाला की बेटी निम्रा के साथ था। आज वो काफ़ी दिनों बाद मारिया के घर आई हुई थी। वो लाउंज में दाखिल हुई तो मारिया लाउंज में ही दिखाई दी। सलाम दुआ के बाद वो मारिया के पास ही बैठ गई। यार, तुम्हें पता है घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं, क्या बात है? तुमने मुझे इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया है? अमाया ने संजीदगी से सवाल पूछा। मैंने नहीं, बाबर ने बुलाया है, उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। और बाबर के नाम पर अमाया हैरत ज़दा रह गई। अभी वो हैरत से मारिया का चेहरा देख रही थी जब लाउंज का दरवाज़ा खिला और बाबर दाखिल हुआ। काफ़ी संजीदा था वो उन के पास आकर बैठ गया। क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया? कोई ज़रूरी बात करनी थी। अमाया का दिल जैसे खौफ से कपकपा उठा था, क्योंकि मारिया और बाबर के चेहरे उसे बता रहे थे कि कोई बुरी बात है। मैंने अपने वालिदैन से तुम्हारे रिश्ते की बात की थी, लेकिन उनका कहना है फ़िलहाल तो वो मेरी शादी करवाने के हक़ में ही नहीं हैं, क्योंकि पहले मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। बेशक मेरा ताल्लुक़ एक अमीर घराने से, लेकिन उन को लगता है कि पहले मुझे अपना करियर सेट करना चाहिए, और दूसरी बात, वो ख़ानदान से बाहर शादी के हक़ में नहीं हैं। लेकिन मैं फिर बात करूँगा। सारी बात बताकर वो खामोश हो चुका था और अमाया अच्छे से जानती थी वो अपने पेरेंट्स पर किस हद तक डिपेंड करता है। वो ऐसा लड़का था जो कभी भी अपने वालिदैन की मुखालफत नहीं कर सकता था। क्षण से कुछ टूटा था अमाया के दिल के अंदर। और दूसरी बात, कुछ लम्हों के तौक़ुफ़ के बाद वो
दोबारा बोल उठा और अमाया सांस रोके सुन रही थी। अब पता नहीं वो कौन सी बात बताने वाला था। मैं कुछ अरसा के लिए दुबई जा रहा हूँ, तुम जानती हो मुझे गाने का शौक है और बस वह प्रॉपर तरीके से सीखना चाहता हूँ। हो सकता है अब कुछ अरसे तक हमारी मुलाकात ना हो। क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगी? बाबर बहुत ही ज़्यादा उम्मीद से पूछ रहा था और किसी ने अमाया का दिल मुट्ठी में दबोच लिया था। वो एक झटके से सोफे से उठी। अगर आप कोई ज़बानी कलामी बात या कोई मंगनी करके जाते तो शायद मैं आपका इंतज़ार भी करती, लेकिन बेटियों की किस्मत में क्या लिखा होता है ये बेटियां खुद भी नहीं जानती। आप जा रहे हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपका इंतज़ार करूं। ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगी। मैं सारी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकती हूं, लेकिन अपने वालिद का किया? अगर मेरे बाबा मुझे कल कह दें कि मैं उनकी पसंद से शादी करूं तो मैं क्या करूंगी? मुझे बताएं कम से कम आप मेरे घर रिश्ता तो ला सकते थे, लेकिन आपसे वो भी नहीं हुआ। अमाया का दिल बहुत बुरे तरीके से टूटा था। खैर, इस बारे में फिर बात करेंगे, फ़िलहाल मेरे पास वक्त नहीं, मुझे घर जाना है। 2 दिन बाद ही भाई की मेहंदी है। वो फ़िलहाल इस मौजू पर बात ही नहीं करना चाहती थी, इसलिए फ़ौरा वहाँ से निकल गई और बाबर और मारिया तो बस एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। वो घर आई और आते ही अपने कमरे में बंद हो गई और फिर खल कर रोई थी। वो जानती थी बाबर इससे वाकई मोहब्बत करता है। वो कोई टाइम पास नहीं था, लेकिन क्या इसकी किस्मत में मोहब्बत की तकमील लिखी है या नहीं? इसने सिर्फ 2 मर्दों से मोहब्बत की, पहला बाप और दूसरा बाबर। और वो उन दोनों के बना रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। रोते रोते कब वो सो गई उसे पता ना चला। फिर इसकी आँखें ईशा के वक्त खुली थीं। वो मुंह हाथ धोकर कमरे से बाहर निकल कर आई तो घर में काफ़ी रौनक थी, क्योंकि फप्पो की फैमिली लाहौर से आ चुकी थी। फूफू लाहौर में रहती थी, इसलिए काफ़ी अरसे बाद ही वो कराची आती थी। फप्पो का एक ही बेटा था और वो था बुरहान। बुरहान काफ़ी सुलझा हुआ, ज़हीन, खूबसूरत और समझदार 27 साला मर्द था। वो ऐसा शख्स था कि ख़ानदान की तमाम लड़कियां इस पर मर मिटती थी। फप्पो को देखकर तो अमाया को अपने सारे गम भूलते महसूस हुए। फप्पो हमेशा इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत से मिलती थीं। फूफू से मिलती हुई वो बुरहान भाई से भी मिली। अस्सलामु अलैकुम बुरहान भाई, कैसे हैं आप? वो बहुत ज़्यादा मिलनसार था और स्पेशल इसकी तो अमाया के साथ काफ़ी बनती थी, इसलिए वो दोनों दोस्तों की तरह रहते थे। वालेकुम अस्सलाम। में बिल्कुल ठीक, और तुम कैसी हो? बुरहान ने भी मुस्कुराते पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उनके पास ही बैठ गई। सारे बड़े खुश गप्पे में मसरूफ़ थे और सुफियान भाई के चेहरे की तो मुस्कुराहट जुदा होने का नाम नहीं ले रही थी। आखिर बचपन की मंगेतर, ऊपर से पसंद की शादी हो रही थी, इसलिए आजकल भाई तो खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रहे थे। अमाया, अपने हाथ की 1 कप चाय तो पिला दो, बुरहान ने इल्तिजा की, क्योंकि उसे लगता था अमाया के हाथ की चाय का मुकाबला इस पूरी दुनिया में किसी के हाथ की चाय में नहीं है। अमाया हंतसी हुई उठी। ओके, मैं लाती हूँ। इससे पहले वो किचन में गायब होती, बुरहान की आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। छत पर ले आना। वहीं बैठकर चंद को देखकर दोनों पहने और इसकी बात सुनती अमाया के चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखर गई। वो दोनों ही एक जैसे थे। जिस तरह बुरहान चंद का दीदा था, उसी तरह अमाया भी चंद की दीवानी थी। वो घंटों घंटों पहरों पहरों बैठकर चंद को देख सकती थी। 10 बजे का वक्त हो चुका था। सारे अपने अपने कमरों में आराम करने की गर्ज से जा चुके थे। वो चाय के दोनों कप पकड़ती हुई छत पर चढ़ी। ऊपर ही बुरहान कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ गई और चाय का कप उसकी तरफ बढ़ाया। ये ले आपकी पसंदीदा चाय। बुरहान, जो मुस्कुराकर चंद को देख रहा था, इसकी आवाज़ से सीधा हुआ बैठा। थैंक यू सो मच, कसम से दिल चाहता है रोज़ तुम्हारे हाथ की चाय ज़रूर पीऊँ। इसने जैसे अपनी हसरत बताई और अमाया खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये तो बहुत मुश्किल है बुरहान भाई, इसके लिए तो आपको यहीं शिफ्ट होना पड़ेगा या फिर हम सबको लाहौर जाना पड़ेगा। मुस्कुराते हुए उसने अपना चाय का कप टेबल पर रखा। सबको क्यों? चाय के लिए सिर्फ तुम्हें ही लेकर जा सकते हैं, बुरहान ने अजीब से लहजे में कहा कि एक पल के लिए अमाया की मुस्कुराहट
गायब हुई। नहीं भाई, मैं इतनी फ्री नहीं हूँ कि आपके साथ अब लाहौर ही चल पड़ूँ। वो दोबारा बात को मजाक कर रुख दे चुकी थी तो बुरहान भी हंस पड़ा। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, वैसे मैं तो तुम्हें ऑफर कर रहा था। मुस्कुराते हुए बुरहान ने चाय का कप होंठों से लगा लिया। वाकई इसके हाथ में बहुत ज्यादा जायका था। अमाया की नज़र अचानक बुरहान के गले तक गई। इसने हैरत से बुरहान के गले में वो चंद देखी। ये किया बुरहान? भाई आपने अब तक इस लड़की को ये रंग नहीं दी। वो जो चाय पीते हुए चंद को देख रहा था, अचानक अमाया की आवाज़ से वो उसकी तरफ पलटा। बुरहान के गले में एक चंद थी जिसके अंदर उसने एक खूबसूरत सी वाइट गोल्ड की रंग लेकर डाली हुई थी। उसका कहना था वो किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और उसी लड़की को ये रंग देगा। पिछली बार जब वो आया था तो इसने ये बात अमाया को बताई थी और अमाया की रंग लेकर डाली हुई थी। उसका कहना था वो किसी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है और उसी लड़की को ये रंग देगा। पिछली बार जब वो आया था तो इसने ये बात अमाया को बताई थी और अमाया काफी खुश हुई थी। अमाया ने तो ये भी कह दिया था कि मुझे ये रंग बहुत पसंद आई है, अगर इस लड़की ने रंग लेने से इनकार कर दिया तो मुझे गिफ्ट कर दीजिएगा। बुरहान चुंक कर सीधा हुआ, फिर अपने गले में हाथ डाला। शर्ट के 2 बटन खुले हुए थे, इसलिए वो रंग लटकती हुई नजर आ रही थी। बुरहान के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट नमूदार हुई। चंद की रोशनी में इसका चेहरा चमक रहा था। अरे हाँ, ये तो मुझे देनी थी, मैं वाकई ही भूल गया। और अमाया मुंह खोले हैरत से इसे देख रही थी। किया आप वाकई भूल गए? आप तो कहते थे आप इस लड़की से इश्क करते हैं और इसे रंग देना ही भूल गए। अमाया को वाकई हैरत का शदीद झटका लगा था। मैं सोच रहा हूँ अब दे ही दूँ। बुरहान अपने गले से वो चैन उतार चुका था जिसके अंदर वो रंग लटक रही थी। शक्र है आपने सोचा तो सही, आपको तो चाहिए था अब तक दे चुके होते। वैसे मेरी नीयत इस रंग पर काफ़ी ख़राब हो रही है, दिल चाहता है आपसे छीन लूँ। अमाया ने उसकी तरफ झकते हुए राजदाना लहजे में मजाक किया और बुरहान की आंखों की चमक गहरी हुई। तुम्हें ये रंग छीनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इस रंग को चैन से निकाल चुका था। इसकी बात पर अमाया उलझ गई। अमाया ज़रा अपना हाथ देना। इसने अचानक ही अमाया के सामने अपना हाथ फैलाया। ही मेरा हाथ? लेकिन वो क्या करना है? अमाया काफ़ी हैरान हुई थी। बस कुछ नहीं, मैंने देखना है तुम्हारे हाथ पे ये अंगूठी कैसी लगती है। और इसकी बात सुनती अमाया की आंखों की चमक गहरी हुई थी। इसने बिना सोचे समझे अपना हाथ झट से बुरहान के हाथ के ऊपर रख दिया। बुरहान ने इसके हाथ की तीसरी उंगली में अंगूठी पहनाई और हैरत की बात थी, वो अंगूठी अमाया की उंगली में एकदम फिट आई थी, जैसे वो अंगूठी इसके लिए ही बनाई गई हो। और अमाया के सफ़ेद दूधिया हाथ में वो इतनी खल रही थी कि बुरहान की आंखों की चमक तेज हुई। देखो कैसी लग रही है? बुरहान ने इससे पूछा। उसने अपना हाथ चंद की रोशनी के सामने किया और अब वो इस उंगली को हर एंगल से देख रही थी। वाओ बुरहान भाई, ये तो बहुत प्यारी लग रही है। मुझे उम्मीद है इस लड़की के हाथ में भी बहुत अच्छी लगेगी जिसे आप पसंद करते हैं। वैसे वो है कौन? इसे याद आया था, बुरहान हर बार टाल मटोल कर देता था। बस यही आसपास ही है, तुम इसे जानती हो? इसकी बात सुनते अमाया के चेहरे पर मुस्कुराहट गहरी हुई। किया आप तो बड़े छपे रुस्तम निकले, किसे पसंद कर लिया? वैसे कोई रिश्ते की बात चल रही है क्या? अमाया ने दोबारा राज़दाना अंदाज में सरगोशी किए पूछा और बुरहान का सर इस बात में हिला। किया सच में? अमाया को तो हैरत का झटका लग गया। हम बचपन से ही इसके बाबा ने उसे मेरे हवाले कर दिया था। इन्होंने कह दिया था कि जब भी मेरी बेटी बड़ी होगी वो सिर्फ बुरहान तुम्हारी होगी। बुरहान के लहजे में कितनी मोहब्बत थी अमाया साफ महसूस कर सकती थी। एक पल के लिए उसे इस लड़की की किस्मत पर रश्क आया। तो फिर मुझे भी बताएं कौन है वो? वो एकदम एक्साइटेड हुई थी। बुरहान की शादी की खुशी इसे बहुत ज्यादा थी। अमाया किया तुम आईना देखती हो? उसने अचानक ही सवाल बदल दिया था और अमाया हैरान हुई। ले बल्ला, ये कौन सी बात हुई? आईना तो हर कोई देखता है। चाय के दोनों कप ठंडे हो चुके थे। वो दोनों बातों में इस कदर बिजी थे कि चाय पीना ही भूल गए। तो फिर तुमने आज तक अपना चेहरा नहीं देखा?
बुरहान की आखिरी बात में कुछ था। अमाया की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। इसने फौरा वो रंग उतारने का सोचा। मेरे ख्याल से ये मुझे उतार देनी चाहिए, इससे पहले वो रंग उतारती बुरहान ने फौरा इसका हाथ पकड़ लिया और उसने बेयकीनी से अपने दोनों हाथ बुरहान के हाथों में देखे। इसे मत उतारो। बुरहान के लहजे में कुछ था कि अमाया सुन रह गई। किया हो गया है बुरहान भाई, ये मेरे लिए नहीं है, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस ही हो गए। अमाया ने अपने दिल के वसवसे दूर करते हुए दोबारा मजाकिया लहजा अपनाया और दोबारा रंग उतारने की कोशिश की, लेकिन बुरहान ने वो अंगूठी इसकी उंगली से जुदा नहीं होने दी। अमाया, ये उसी की उंगली में गई है जिसके लिए ली गई है। ये अंगूठी बनी ही तुम्हारे हाथ की जीनत के लिए है। इस अंगूठी पर सिर्फ तुम्हारा हक है, ये किसी और के लिए नहीं ली गई। वो किया कह रहा था। अमाया के दिमाग में तो धमाके हो रहे थे। वो साकत और बेयकीनी से बुरहान को देख रही थी। इसकी बातों का मतलब समझना अब मुश्किल नहीं रहा था। बुरहान भाई, उसने बेयकीनी और हैरत से बुरहान को मुखातिब किया। प्लीज़ अमाया, किया तुम मुझे ये भाई कहना बंद कर सकती हो? बस इससे ज़्यादा वो सुन नहीं सकती थी। अब उसे यकीन हो चुका था कि बुरहान जिस लड़की की बातें करता था वो कोई और नहीं, वो अमाया खुद थी। वो बेयकीनी से उठी। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? इसे गम से ज़्यादा दिख लगा था। बुरहान जानता था इसका रिएक्शन ऐसा ही होगा। मैं जानता हूँ अमाया, तुम्हें हमारे रिश्ते के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन खुदा की कसम ने बचपन से सिर्फ तुम्ही सोचा है, तुम्ही चाहा है। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक नस्वानी वजूद तुम हो। बुरहान किया कह रहा था। अमाया को कहाँ समझ आ रही थी। इसके दिमाग में धमाके हो रहे थे। अमाया को लग रहा था जैसे उसके सर पर आसमान बहुत जोरों से फटा है। वो बेयकीनी से नफ़ी में सर हिलाती हुई पलटी और सीढ़ियों उतरती भाग गई। वो कमरे में दाखिल हुई, सांस फूला हुआ था। बुरहान की बातें दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। बुरहान कैसे इसे पसंद कर सकता है? वो तो बाबर से मोहब्बत करती है। उसने तो आज तक बाबर के अलावा कभी किसी दूसरे को सोचा ही नहीं था। ये सब ऐसा कैसे हो सकता है? इसने तो आज तक बुरहान को बिल्कुल अपना बड़ा भाई समझा था। इसका दिल चाह रहा था सारी दुनिया को आग लगा दे। ये चल किया रहा था। इसकी जिंदगी इसे किस मोड़ पर लाकर खड़ा करने वाली थी, ये बात अमाया नहीं जानती थी। 2 दिन उसी सोगवारीत में गुजर गए। अमाया बहुत खामोश होकर रह गई थी। इस दिन के बाद से उसने बुरहान से कोई बात नहीं कही। बुरहान जानता था फ़िलहाल इससे बात ना करना ही मुनासिब है। वो बहुत ज़्यादा खामोश हो गई थी। भाई की शादी पर भी उसने इस तरह से एंजॉय नहीं किया जैसे वो करना चाहती थी। तो किया बाबा ये बात जानते थे। बुरहान ने कहा कि इसके बाबा ने इसका रिश्ता मुझे दिया। तो किया इसके बाबा ने बुरहान के हाथ में पहले से ही अमाया का हाथ थमा दिया था। वो बस 4 दिन उसी सोचों का शिकार रही और उन 4 दिनों में मारिया तो बस बुरहान की खूबसूरती में ही खो गई थी। उसे बुरहान पहली नज़र में पसंद आ गया था और पसंद किया मारिया का तो दिल इस पर पिघल गया था। इसका बस नहीं चल रहा था। फौरा ही बुरहान को शादी के लिए खुद ही प्रपोज कर दे। उन 4 दिनों में हर फंक्शन में वो बुरहान के आसपास ही रही थी। बुरहान जानता था वो अमाया की दोस्त है, इसलिए इससे भी कुछ ठीक तरीके से बात कर लेता था और इसका ये ठीक तरीके से बात करना तो जैसे मारिया को 7वें आसमान पर पहुंचा गया। वो सोच चुकी थी शादी के बाद ही अमाया से बात करेगी। वो जानती थी एक अमाया ही थी जो उसकी शादी बुरहान से करवा सकती थी। वलीमा हो चुका था। वो छत पर बैठी हुई थी जब रियाज साहब उसे ढूंढते हुए छत तक आए। वो खोई खोई सी थी और चंद को देख रही थी। वो इसके पास ही दूसरी कुर्सी पर बैठ गए। क्या बात है बेटा, कहाँ खोई हुई हो? इन्होंने हैरत से पूछा। ना जाने क्यों इन्हें अमाया बहुत परेशान लग रही थी। अमाया जो अपनी सोचों में उलझी हुई थी बाबा की आवाज़ से होश में आई। उसने एक नज़र बाबा को देखा। इस नज़र में बेबसी और तकलीफ थी। बाबा, किया आपने मेरा रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया था? इसने बराह रास्त बाबा से पूछ लिया। वैसे भी इसका और बाबा का रिश्ता ऐसा ही था। वो दोनों दोस्तों की तरह रहते थे और हर बात शेयर करते थे। अमाया का सवाल सुनकर रियाज साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। तो तुम्हें बुरहान ने बता दिया?
उनके अल्फाज थे या पिघलता हुआ सीसा जो अमाया को अपने वजूद के अंदर जाता महसूस हुआ, तो यानी कि बुरहान सच कह रहा था। बाबा, वो तकलीफ की ज़ियादती से चोर सिर्फ एक लफ्ज़ी कह पाई, मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हारे लिए शायद ये सारे हालात समझना और उनको फीस करना काफ़ी मुश्किल हो, लेकिन यकीन जानू मैंने तुम्हारा हाथ बुरहान के हाथ में बहुत सोच समझ कर दिया है। सारी दुनिया में अगर कोई मर्द तुम्हारी कद्र कर सकता है तो वो सिर्फ बुरहान है। तुम्हें अपने बाप पर भरोसा है ना, तुम्हें किया मुझ पर एतबार नहीं? बाबा ने अफसोस से पूछा और अमाया के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया था। इसने फौरन अफीमी सर हिलाया, ऐसी बात नहीं है बाबा, मुझे आप पर पूरा एतबार है। मैंने कहा था मैं आपकी खातिर कुर्बानी दे सकती हूँ, आपकी खातिर कुछ भी कर सकती हूँ बाबा। उनके पास होती उनके सीने से लपट गई और बेआवाज़ रोने लगी। और रियाज साहब समझ रहे थे शायद उसे रिश्ता होने का दिख लग गया है और शायद उसे अपनी शादी का सोचकर ही रोना आ रहा है, लेकिन वो तो इस मोहब्बत के सोग पर रो रही थी जो मोहब्बत वो बाबर से करती थी। उसने दीवानों की तरह टूट रही थी जो मोहब्बत वो बाबर से करती थी, उसने दीवानों की तरह टूटकर चाहा था, लेकिन वो जान गई थी बाबर इसकी किस्मत है ही नहीं, किया वो बुरहान के साथ सारी जिंदगी गुजार लेगी। मैं जानता हूँ बेटा, तुम कभी मेरा मान नहीं तोड़ोगी, मुझे तुम पर पूरा एतबार है, तुम कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करोगी जिससे मेरी इज्जत पर कोई उंगली उठे। रियाज साहब ने संजीदगी से इसके सर पर हाथ रखते जैसे उसे बताया कि वो इस पर कितना मान करते थे। फिर वो कुर्सी से उठ खड़े हुए। शाबाश, नीचे आ जाओ, बहुत रात हो रही है, तुम भी सो जाओ। इसे हिदायत देते हुए वो नीचे चले गए और अमाया एक बार फिर फूट फूट कर रो पड़ी। आखिर क्यों बेटियों की किस्मत में ही मजबूरियां क्यों आ जाती हैं? कोई क्यों नहीं समझता कि वो भी इंसान हैं, इनका भी दिल है, वो भी किसी को पसंद कर सकती हैं। अगले दिन का आगाज हो चुका था। उस वक्त वो अपने कमरे में बैठी हुई थी जब मारिया दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुई। अमाया, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी, लेकिन अमाया तो अपने गम में डूबी हुई थी। जब अमाया ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसके पास ही बैठ गई। क्या बात है, तुम से बात कर रही हूँ और तुम सुन ही नहीं रही? उसने अमाया का कंधा हिलाया। अमाया होश में आई। हाँ, तुम क्या कह रही थी? क्या हो गया है यार, तुम कहाँ खोई हुई हो? इसने गौर से अमाया की आँखें देखी और हैरान रह गई। क्या तुम सारी रात रोती रही हो? उसने हैरत से पूछा और बस यहीं तक अमाया की हद थी, वो इसके गले से लगी फूट फूट कर रो पड़ी और मारिया परेशान हो गई। क्या बात है यार, क्यों रो रही हो? इसे समझ नहीं आ रही थी आखिर क्यों अमाया रो रही है, और अमाया बहते आंसुओं के दौरान उसे सारी बात बताती गई, जिसे सुनते मारिया के दिमाग में धमाके हो रहे थे। अभी तो उसने ख्वाब देखने शुरू किए थे और अभी अमाया उसे सजा सुना रही थी। ये तुम क्या कह रही हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम तो बाबर को पसंद करती हो। मारिया के लहजे में खुद ब खुद गुस्सा शामिल हो गया। इसे समझ नहीं आती थी आखिर अमाया में इतना भी क्या खास है जो हर मर्द इस के ही कसीदे पढ़ता है। पहले वो बाबर को पसंद करती थी, लेकिन जब बाबर ने कहा कि उसे अमाया पसंद है तो उसने खुद ही अपनी पसंद वहीं रोक ली। उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया था कि अमाया और बाबर एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन अब बुरहान को वो किसी सूरत भी अमाया को देने के लिए तैयार नहीं थी। मैं बुरहान से मोहब्बत करती हूँ, तुम कैसे उसे मुझसे छीन सकती हो? इसने अमाया को दोनों कंधों से पकड़े झंझोड़ा। तो मैं कहाँ इससे शादी करना चाहती हूँ? तुम अच्छे से जानती हो मैं तो बाबर को पसंद करती हूँ, लेकिन बाबा, मैं अपने बाबा को इनकार नहीं कर सकती। मेरा दिल जल रहा है मारिया, तुम नहीं समझ सकती मेरी हालत। वो दोनों हाथ चेहरे पर रखे दोबारा फूट फूट कर रो पड़ी और मारिया का जहन शल रह गया कि यह हर कुर्बानी सिर्फ मारिया के हिस्से में आनी थी। पहले बाबर कुर्बान किया और अब बुरहान। नहीं, तुम ऐसे कुछ नहीं करोगी, हम अभी बाहर जाएंगे और सबसे बात करेंगे। अमाया ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं ऐसा नहीं कर सकती, तुम जानती हो मैं अपने बाबा का एतबार नहीं तोड़ सकती। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? वो बेबसी से चलाई थी। अच्छा, अपने बाप का एतबार नहीं तोड़ सकती और दो दिल तोड़ सकती हो?
मारिया को भी गुस्सा आ गया। उसने ज़बरदस्ती अमाया का हाथ पकड़ा और गुस्से से उसे पकड़ती हुई बाहर ले आई। वो जैसे ही ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो देखा सारे ही कोई बात कर रहे थे। वो दोनों खामोश हो गई। मेरा ख्याल है अभी बुरहान और अमाया का निकाह कर देते हैं, फिर शादी अमाया की स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद करेंगे। ये रियाज साहब थे जो सबसे मुखातिब थे और दरवाजे में खड़ी मारिया और अमाया दोनों पत्थर हो गईं। दोनों के सर एक साथ नफ़ी में हिले थे। दोनों का सांस रुका था। अमाया को लगा जैसे वो इससे खड़ी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो वापस पलट गई। इसके पीछे ही मारिया भी पलट गई। वो दोनों कमरे में आई। अमाया तो रो रही थी लेकिन मारिया को गुस्सा आ रहा था। इसका दिल जल रहा था, बस चाह रहा था सारी दुनिया को आग लगा दे। तुम ये निकाह नहीं करोगी अमाया, तुम समझ रही हूँ मैं बाबर से बात करती हूँ, अभी उसे वापस बुला लीजिए, लेकिन तुम ये निकाह नहीं करोगी। इसने अमाया को दोनों कंधों से पकड़े समझाना चाहा लेकिन अमाया का सर बेबसी से नफ़ी में हिला था और मारिया को हैरत का शदीद सदमा लगा। किया तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मारिया बेबसी से चलाई थी। तो क्या चाहती हो तुम? मैं अपने बाप का सर झुका दूं? मारिया ने उसकी सुर्ख होती आंखों को देखा। और बाबर इसका किया होगा, तुमने इसके बारे में सोचा है? मारिया ने उसे दोबारा बाबर का एहसास दिलाना चाहा। अमाया के चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट नमूदार हुई। मारिया जो मोहब्बत करते हैं वो कभी भी अपनी मोहब्बत को किसी दूसरे मर्द के लिए छोड़कर नहीं जाते। वो कम से कम मेरे घर आ सकता था, मेरे घर वालों से बात कर सकता था। इसमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो रिश्ता ही मांग सके। और बाबर उसे मैं सिर्फ 4 सालों से जानती हूँ और इसके 4 साल की मोहब्बत मेरे बाबा की 19 सालों की मोहब्बत से ज़्यादा वज़नी नहीं है। मैं अपने बाबा के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। वो क्या कह रही थी उसे खुद अंदाज़ा नहीं था और मारिया के सर पर तो धड़ाधड़ आसमान फट रहा था। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो अमाया? इसके लहजे में अब गुस्सा शामिल हो गया। अमाया वहीं बेबसी से सोफे पर बैठी और अब वो अपना कपकपाता जिस्म काबू करने की कोशिश कर रही थी। मारिया के गुस्से का पारा आसमान तक पहुंच चुका था। वो एक झटके से बेड तक आई, अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर निकल गई। और अमाया बेबसी से सोफे पर बैठी अभी तक अंसौ बहा रही थी। घर आने के बाद भी उसे सुकून महसूस नहीं हुआ। वो सारी रात इस मसले के बारे में सोचते हुए उसने बाबर से बात की लेकिन बाबर का कहना था वो अभी अर्जेंट भी आए तो 24 घंटों बाद पहुंचेगा। और बाबर के वालिदैन किसी भी सूरत अमाया के साथ निकाह करने के लिए तैयार नहीं थे। मारिया का गुस्से से बुरा हाल था। सालों की दोस्ती थी लेकिन हर बार अमाया की खातिर खुद को अगनूर किए जाना उसे बहुत गुस्सा दिलाता था। और सारा गुस्सा इसका बाहर निकलने वाला था। सारी रात के लिए उसे एक पल भी चैन नसीब नहीं हुआ। वो सारी रात अपने कमरे में चक्कर काटती रही। जब गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन नफरत में बदलने लगी तो वो ये भी भूल गई कि अमाया इसकी बेस्ट फ्रेंड है। उसने फौरा अपने मामू के बेटे को फ़ोन किया। हेलो बहजाद, तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। वो लाहौर में रहता था और फ़िलहाल वकेशंस के लिए वो कराची आया हुआ था। हम बोलो, क्या काम है? बहजाद ने संजीदगी से पूछा। एक लड़की को सिर्फ एक रात के लिए गायब करना है। उसे खराश भी नहीं आनी चाहिए लेकिन 24 घंटों से पहले वो वापस अपने घर ना पहुँचे। उस वक्त मारिया एक सफ़ाक इंसान बन चुकी थी। तुम्हें इस लड़की की सारी डिटेल सेंड कर रही हूँ। मैं उसे बहाने से घर से बाहर बुलाऊंगी। तुम्हें उसे बस वहाँ से गायब करना है और याद रखो पूरी एक रात उससे पहले वो वापस नहीं आनी चाहिए। सफ़ाकियत की हद करते हुए वो फ़ोन काट चुकी थी। आई एम सॉरी अमाया, लेकिन बाबर तुम्हें हर हाल में अपना लेगा और बुरहान उसे तुमसे बदज़न करने के लिए मुझे ये करना ही करना था। उस वक्त मुझे सिर्फ अपना सोचना है। मेरा भी हक़ है कि मैं भी अपनी मोहब्बत हासिल करूं। सारी ज़िंदगी तुम्हारी खातिर मैं सब कुछ कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगी। मैं इतने अमीर ख़ानदान की बेटी और फिर भी घट घट कर ज़िंदगी जीऊँ ये मैं होने नहीं दूंगी। वो अपने आप से बुड़बड़ा रही थी और इसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। अगला दिन शुरू हो चुका था। फूफू और बुरहान अभी तक वापस लाहौर नहीं गए थे। वो अपने कमरे में मुरझाई हुई बैठी थी जब इसका फ़ोन बज उठा। उसने देखा तो मारिया का फ़ोन था। उसने फ़ोन कान से लगाया तो मारिया की आवाज़ कानों में गूंजी।
अमाया, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इस मसले का बहुत बेहतरीन हल है जिससे तुम्हारे बाबा को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम एक काम करो, अभी मेरे घर आ जाओ, हम इस मसले पर सुकून से बैठकर बात करते हैं। और अमाया की आंखें चमक उठीं। तुम सच कह रही हो, बाबा को कोई मसला नहीं होगा। हम ना, यकीन करो, किसी का दिल नहीं टूटेगा। तुम्हें भी ज़बरदस्ती शादी नहीं करनी पड़ेगी, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, बस तुम अभी और उसी वक्त आ जाओ। इसने लहजे में मोहब्बत समोए कहा तो अमाया भी फौरा चादर लेती हुई कमरे से बाहर निकली। सहन में ही इसे बाबा नजर आए। बाबा, मैं कुछ देर के लिए मारिया के घर जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। मारिया का घर उनके घर के बिल्कुल पास था, सिर्फ 2 बाजार का फासला था। बाबा जो पौधों को पानी दे रहे थे सीधे हुए और उसे अपने पास आने का इशारा किया। वो मुस्कुराते हुए उनके पास गई। खैर से जाओ और खैर से आना। बाबा ने उसे अपने साथ लगाया, इसका सर थपथपाया। बाबा, फिक्र मत करें, मैं सीधी इसके घर जाऊंगी और सीधी वापस आऊंगी, इसके अलावा कहीं नहीं जाऊंगी। आपको मुझ पर एतबार है ना? इसने सवालिया आई बरू चुकाई। बिल्कुल, मुझे तुम पर खुद से ज्यादा एतबार है। बाबा ने इसके माथे पर लब रखे। वो उनसे अलग होती हुई गेट की तरफ बढ़ गई। वो दरवाजे से बाहर निकली और गली में दाखिल हुई। बहजाद अपने दोस्तों के साथ कार में बैठा था। उसने एक नज़र अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन पर डाली जिस पर अमाया की तस्वीर जगमगा रही थी। फिर उन लोगों ने एक नज़र गली में चलती हुई अमाया को देखा। 2 लड़के फौरा गाड़ी से उतरे, अमाया के पास पहुंचे। अमाया हैरत से इन्हें अपने पास आता देख रही थी। उससे पहले वो कुछ भी सोचती समझती, उनमें से एक ने इसके चेहरे पर सुपरे किया और कुछ ही सेकंड्स के अंदर अमाया होशवाओ हवास से बेगाना हो गई। इन्होंने अमाया को उठाया, गाड़ी में डाला और गाड़ी वहां से गायब हो गई। वो उसे अपने साथ फार्म हाउस ले आए थे। अमाया बेहोश पड़ी थी। इस ने अभी कुछ घंटे वैसे ही बेहोश रहना था। बहजाद ने मारिया को फ़ोन किया। काम हो चुका है, लड़की हमारे हाथ लग गई है। मारिया के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हुई और दिल के गूने गूने में सुकून उतरा। याद रखना, बहजाद, इसे एक खराश भी नहीं आनी चाहिए। उसके करीब भटकने का तो सोचना भी मत। वो जानती थी बहजाद की नीयत कितनी जल्दी ख़राब होती है। फिक्र मत करो, उसे हाथ नहीं लगाएंगे। बहजाद के लिए मारिया बहन से कम नहीं थी, इसलिए मारिया का हुक्म सर आंखों पर इन्होंने अमाया को एक कमरे में बंद कर दिया और खुद दोनों बाहर निकल गए। दोपहर से शाम हो गई लेकिन अमाया वापस नहीं आई। अम्मू बाबा सारे परेशान हो रहे थे। इन्होंने मारिया को फ़ोन किया और इससे पूछा कि अभी तक अमाया घर वापस नहीं आई तो मारिया ने फ़ौरा लातलकी का इजहार किया। अंकल, ये क्या कह रहे हैं? आज हमारे घर अमाया तो आई ही नहीं। ये सुनना था कि सारे अफराद पर आसमान बहुत ज़ोरों से फटा था। सुफियान भाई भी बहुत परेशान हो गए थे। ज़ारा भी यही मौजूद थी, इसलिए वो भी परेशान हुई। बाबा के दिल में होल उठ रहे थे। इन्होंने सारा मोहल्ला छान मारा, आस पड़ोस से पूछ लिया, लेकिन अमाया का कहीं कोई पता नहीं चला। रात के 11 बज गए थे। वो सारे परेशान बैठे थे और बुरहान का दिल खौफ से तड़प रहा था। ना जाने वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी। बाबा का दिल घबरा रहा था। उनके कानों में सिर्फ एक जुमला गूंज रहा था, बाबा फिक्र मत करें, मैं आपका एतबार कभी नहीं तोड़ूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, वापस घर आऊंगी। वो जानते थे उनकी बेटी उनका एतबार कभी नहीं तोड़ेगी, लेकिन अपने दिल का किया करते जो दिल कमज़ोर पड़ रहा था। अगर उनकी बेटी को कुछ हो जाता तो वो वैसे ही मर जाते। रात के 12 बज गए और 12 से 1 बस इससे ज़्यादा रियाज साहब का दिल बर्दाश्त ना किया। वो दिल पर हाथ रखते वहीं सहन में गिर गए और सारे उनकी तरफ भागे थे। बुरहान और सुफियान भाई इन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा इन्हें मेजर हार्ट अटैक आया था और वो मौका पर ही दम तोड़ गए। गोया इस छोटे से घर में तो क़यामत का समय बन गया। रियाज साहब का इंतकाल हो गया था। वो अमाया का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और नाजी बेगम की चीख वाओ पुकार जारी थी। ज़ारा, उम्र, सुफियान सभी तकलीफ में थे, लेकिन सिर्फ बुरहान को इसकी फिक्र हो रही थी। सुफियान का बस नहीं चल रहा था। एक
बार अमाया आंखों के सामने आ जाए, इसकी जान ले ले। तो वहीं दूसरी तरफ अमाया को जब होश आया तो उसने खुद को एक कमरे में बंद पाया। वो चीखती चलाती रही लेकिन कोई इसकी आवाज़ सुनने वाला था ही नहीं। वो उस फॉर्म हाउस में अकेली थी, सारी रात गुजर गई, वही दरवाजे के पास बैठी रही। कोई है प्लीज़, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बाबा कहाँ हैं आप? कोई है प्लीज़ बचाओ। इसने हर अपने को बल्ला लिया, हर अपने को आवाज़ दी लेकिन कोई नहीं आया। दिन के 10 बजे दरवाज़ा खिला और बहज़ाद दहलीज में नमूदार हुआ। कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों लाए हो यहाँ? बहज़ाद को देखकर वो बेबसी से चलाई थी। कुछ खास नहीं, बस तुम्हें 24 घंटों के लिए गायब करना था, हमने कर दिया। चलो आओ, तुम्हें घर छोड़ दूँ। बहज़ाद ने बेजारियत से कहा और अमाया का दिल चाहा ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। नहीं जाना मुझे कहीं भी। अब एक काम करो, मुझे जान से मार दो। मेरे बाबा, उनका एतबार टूट गया। मैंने वादा किया था मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वो दोनों हाथ चेहरे पर रखे बेबसी से रो पड़ी। 25 साला बहज़ाद की आंखों में एक पल के लिए तरस भी ना उभरा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि इस लड़की को क्या तकलीफ हुई है क्या नहीं। देखो, अगर तुम्हें मरना है ना तो अपने घर जाकर मरना, मेरे सर चढ़कर मरने की ज़रूरत नहीं है। चलो उठो। इससे पहले वो अमाया का बाजू पकड़ता, अमाया बदक कर अछली थी। खबरदार मुझे हाथ लगाने की कोशिश की। उंगली उठाए वो चलाई थी। मैं तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करूंगी, जिसने भी ये किया मैं उसे जान से मारूंगी। वो बिन पानी मछली की तरह तड़पती हुई चीखी थी। इससे ज़्यादा बहज़ाद की बर्दाश्त नहीं थी। उसने एक झटके से अमाया का बाजू दबोचा, उसे लिए फार्म हाउस से बाहर निकला। वो अपना बाजू छुड़वा रही थी लेकिन इसकी गिरफ्त काफ़ी सख्त थी। उसे गाड़ी में बिठाने के बाद वो ड्राइविंग सीट तक आया और गाड़ी सीधा अमाया के घर के बाहर रुकी और अमाया फौरा गाड़ी से बाहर निकल गई। एक बात याद रखना, तुम पर खुदा का कहर पड़ेगा। अमाया की दिल से हाय निकली थी लेकिन बहज़ाद ने बना कान धरे गाड़ी मोड़ ली। वो गाड़ी को मोहल्ले के बाहर ही रोक गया था। अमाया भागती हुई घर की तरफ आई लेकिन घर के बाहर ही मर्दों को इकट्ठा देखकर अमाया को लगा जैसे किसी ने इसका कलीजा मुट्ठी में दबोच लिया है। उसे बहुत कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। अपने मन भारी कदम उठाती हुई वो घर में दाखिल हुई तो हर तरफ अवाम ही अवाम जुमा थी। दरवाजे में ही इसे सुफियान उम्र और बुरहान नजर आए। जैसे ही इसकी नज़र अमाया पर पड़ी, बुरहान की आंखों में तकलीफ उभरी तो वहीं सुफियान का गुस्सा आसमान को छूने लगा। वो एक ही झटके से आगे बढ़ा और एक जनाटेदार थप्पड़ उसने अमाया के मुंह पर दे मारा। बेहया बेगैरत, शर्म नहीं आई? बाप की इज्जत तबाह करते हुए तुम्हारी रूह नहीं कांपी? इसका बस नहीं चला। वो अमाया का गला दबा देता अगर दरमियान में बुरहान ना आता। क्या हो गया है? पागल हो गए हो? कौन इस तरह बहन पर हाथ उठाता है? बुरहान को तो जैसे गुस्सा ही बहुत आया था। बहन मर गई है हमारे लिए, मेरे बाप को कब्र तक पहुंचा दिया इस ने। सुफियान गुस्से से चीखा था और अमाया जो बेबसी से अपने भाई को देख रही थी, इसके सर पर आसमान बहुत जोरों से फटा। इसकी आंखों के सामने अपने बाप का चेहरा घूमा। बाबा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो फौरा अंदर भागी थी। सहन में ही औरतें जुमा थी और नाजी बेगम के साथ ज़ारा बैठी आंसू बहा रही थी। वहीं मारिया भी एक साइड बैठी थी जिसके चेहरे की हवाएं उड़ी हुई थीं। बाबा, वो भी बसी से चलाई थी और नाजी बेगम ने जैसे ही से देखा, उनकी आंखों में नफरत हिचकोले मार उठी। वहीं रुक जाओ, खबरदार अगर मेरे शहर के करीब आने की कोशिश की। वो जख्मी नागिन की तरह फुनकारी थी लेकिन फिर भी अमाया भागती हुई आगे आई। वो अपने बाप का चेहरा देखना चाहती थी लेकिन नाजी बेगम ने उठकर उसे आधे रास्ते में ही रोक लिया और इसके चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। पैदा होते ही जोया को खा गई और अब मेरे शौहर को भी खा गई। मुझे क्या पता था तुम इतनी बेहया होगी, तो तुम्हें पैदा होते ही जान से मार देती। नाजी बेगम की ज़बान से उस वक्त जहर निकल रहा था लेकिन अमाया पत्थर हो गई। उसका बाप चला गया, उसने अपने बाप को मार दिया। वो वहीं ज़मीन पर गिरी और फूट फूट कर रो पड़ी। ज़ारा, इसे यहाँ से ले जाओ वरना मैं इसकी जान ले लूँगी। नाजी बेगम ने ज़ारा को मुखातिब किया। ज़ारा संजीदगी से उठी और अमाया का बाजू पकड़ लिया।
छोड़ो मुझे बाबा को देखना है, छोड़ी आपी। वो तड़पती हुई अपना आप आज़ाद करवा रही थी, लेकिन ज़ारा जैसे बहरी थी। ज़ारा ने उसे कमरे में लाकर बंद कर दिया। बेहतर होगा तुम यहीं रहो, आपी मेरी बात सुने। वो बेबसी से तड़पती रह गई। लेकिन ज़ारा कमरा बाहर से बंद कर चुकी थी। वो खिड़की से कितने ही घंटे अपने बाप की मैयत को दूर से देख रही थी। फिर इसने देखा सहन में मर्द दाखिल हो रहे हैं, अब उसके बाप की मैयत को उठा रहे हैं और अमाया की रूह तड़पी। प्लीज़ मुझे बाबा को देखने दी अम्मी, प्लीज़ ज़ारा आपी, प्लीज़ मेरी बात का यकीन करें, मैं बेगुनाह हूँ। वो तड़पती चीखती रह गई, लेकिन इसके बाप की मैयत को ले जाया जा चुका और उसे आखिरी बार अपने बाप का दीदार करना भी नसीब ना हुआ। वो वहीं ज़मीन पर बैठी रोती बिलकती रह गई। सुबह से रात हुई, दरवाज़ा खिला और दहलीज पर मारिया नमूदार हुई। मारिया ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इसकी एक गलती रियाज साहब की जान ले ले। वो कदम कदम चलती अमाया के पास आई। उसने अमाया का कंधा हिलाया। अमाया, लेकिन अमाया की साकत जिस्म में कोई भी हरकत ना हुई। तुम ठीक हो? इसने डरते हुए पूछा। वो जज्बाती हो गई थी, उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया था, लेकिन उसका खमियाजा इस तरह भुगतना पड़ेगा ये मारिया को भी अंदाज़ा नहीं था। मारिया, सब ख़त्म हो गया, मैंने सब तबाह कर दिया, मैं बहुत बुरी हूँ, काश मुझे मौत आ जाए। वो अपना सर पकड़े पागलों की तरह चीखती थी। इससे पहले मारिया अगला लफ्ज़ अदा करती कमरे में ज़ारा दाखिल हुई। चलो बाहर, तुम्हारी पेशी आई है। ज़ारा के चेहरे पर किसी कस्म की कोई नरमी नहीं थी। उसने बाजू से पकड़ा और अमाया को ज़मीन से उठाते हुए बाहर ले गई। बाहर ही सारे मौजूद थे, अम्मी, ज़ारा, उम्र, सुफियान, भाई बुरहान और पप्पो। उसे देखते ही सुफियान को फिर गुस्सा आया। उससे पहले वो आगे बढ़ता और एक थप्पड़ अमाया के चेहरे पर मारता, बुरहान ने दरमियान में आते इसे पकड़ लिया। खबरदार, इसे कुछ मत कहना। बुरहान ने इतनी सख्ती से कहा कि सुफियान अपनी मुट्ठी भैंच कर रह गया, लेकिन नाजी बेगम ने फिर भी आगे बढ़ते एक थप्पड़ उसे मार दिया। तुम्हें इसलिए पाल पोस कर बड़ा किया था कि हमारे घर को डस लो, तुम नागिन हो नागिन। नाजी बेगम का बस नहीं चल रहा था, इसकी जान ले ली। अम्मी, कसम लेनी, मैं सच कह रही हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं नहीं जानती मुझे किसने अगवा किया था, मैं तो मारिया के घर जा रही थी। खुदा की कसम, मैंने आपकी इज्जत पर कोई दाग नहीं लगाया। वो तड़पती हुई अपनी सफाई दे रही थी, लेकिन वो सब पत्थर हो चुके थे। यकीन करें अम्मी, इसने तड़पते हुए नाजी बेगम को पुकारा। बस खबरदार, अगर आज के बाद अपनी इस गंदी ज़बान से मुझे मां कहा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मां। वो गुस्से से फटी हुई चीखी थी और अमाया के सीने में दर्द बढ़ता जा रहा था। सुफियान ने बुरहान को मुखातिब किया। अगर चाहते हो मैं उसे जिंदा छोड़ दूं तो अभी उसी वक्त इससे निकाह करो और उसे यहाँ से ले जाओ, वरना मैं उसे जान से मार दूंगा। सुफियान के लहजे में सारे जहान की नफरत थी और अमाया का दिल किसी ने टुकड़ों में तोड़ा था। भाई, इसकी तड़पते हुए पुकारा। नहीं हूँ मैं तुम्हारा भाई, तुम हमारी बहन नहीं हो। वो चीखा था। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बहन हूँ। आप गुस्से में हैं, लेकिन इस तरह कोई रिश्ता कैसे तोड़ सकता है? इसका दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन सुफियान की आंखों की सुर्खी थी जो अमाया की सांसें रोक रही थी। तुम नहीं हो हमारी बहन, समझ रही हो तुम? बताएं अम्मी से, ये हमारी बहन नहीं है। सुफियान ने गुस्से से मुंह का मुखातिब किया और अमाया को लगा जैसे कोई इसका कलीजा चीर रहा है। बस बहुत हो गया ये किया, तुम इसके दिमाग में जहर बढ़ रहे हो। तुम्हें इससे कोई रिश्ता नहीं रखना तो ठीक है, अभी और उस वक्त मौलवी का बलवाओ, मैं इससे निकाह करूंगा। और अमाया ने बेयकीनी से बुरहान का चेहरा देखा। वो शायद पहला मर्द था जो इसकी खातिर उन सब से लड़ रहा था। उस वक्त वो नीली फराक में थी, दोपट्टा गले में झूल रहा था, बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे, चेहरा सारा सुर्ख था। और मारिया को लगा जैसे इसका सारा मंसूबा नाकाम रहा। वो तो बुरहान का दिल बदज़न करने वाली थी, लेकिन ये किया हो रहा है। सुफियान तो फौरा मान गया। ठीक है, अभी मौलवी साहब आएंगे। वो तो जैसे इस बोझ को अपने सर से उतारने की कोशिश कर रहा था। सारे
अपने कमरों में जाकर बंद हो गए। लाउंज में सिर्फ मारिया, बुरहान और पप्पू या अमाया थे। अमाया बेबसी और पत्थर होती वहीं ज़मीन पर गिर गई। बुरहान इसके सामने दौजानू बैठा। तुम ठीक हो? इसने अमाया के कंधे पर हाथ रखा। अमाया ने खाली खाली निगाहों से उसे देखा। खुदा की कसम, मैंने कुछ नहीं किया, मैं आज भी पाकीज़ा हूँ। इसने इस कदर तकलीफ से कहा कि बुरहान के दिल में तकलीफ की लहरें उठ गईं। मुझे यकीन है मैं तुम पर एतबार करता हूँ, मैं जानता हूँ तुम सच्ची हो, मैं तुम्हारी आंखों में सच्चाई पढ़ सकता हूँ। अमाया आखिर किया था वो शख्स। उसने सिर्फ एक फ़िक्रा कहा और अमाया को लगा जैसे किसी ने इसका दिल पुरसुकून कर दिया। उसका बाप चला गया। अभी वो अपने बाप के गम से ना उभरी थी कि बहन भाइयों ने ला ताल्लुक़ कर दिया। ये भाई क्यों कह रहे थे मैं इनके बहन नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे बताएं। इसने तड़पते हुए पूछा। बुरहान के चेहरे का रंग पल में तब्दील हुआ था। मैं तुम्हें सारी सच्चाई बताऊंगा, लेकिन पहले हमारा निकाह हो जाने दो, इसके बाद हमें यहाँ से निकलना होगा। अब मैं एक मिनट भी तुम्हें यहाँ उन लोगों के साथ नहीं छोड़ सकता। बुरहान के लहजे में कुछ था कि अमाया का सारा वजूद बर्फ हो गया। वो ज़मीन से उठा और अब वो किचन में चला गया। कुछ देर बाद वो हाथ में एक ट्रे पकड़े आया। उसने ट्रे टेबल पर रखी। अमाया को ज़मीन से उठाकर उसे सोफे पर बिठाया। ये लो, पानी पियो। मारिया किस कदर तकलीफ और ज़ब्त से उसे देख रही थी, सिर्फ वही जानती थी। इसका दिल चाह रहा था उसी वक्त अमाया की जान ही ले ले। इसका सारा मंसूबा नाकाम रहा। बुरहान तो फिर भी इससे निकाह कर रहा था। इसने खामोशी से गिलास पकड़ लिया। अब बुरहान इसके सामने खाना रख रहा था। खाना खाओ, शाबाश, और यकीन करो मैं तुम पर कभी भी शक नहीं करूंगा। इसकी आंखों में मान था और अमाया खाली खाली निगाहों से खाने को देखकर रह गई। इसने कल दोपहर का खाना खाया था। जब इसने खाने को हाथ नहीं लगाया तो बुरहान ने खुद ही चौए नवाले बनाकर उसकी तरफ किए तो वो किसी बच्चे की तरह खाने लगी। आधे घंटे बाद मौलवी साहब आ चुके थे। उनका निकाह हो गया और मारिया इस निकाह को चाहकर भी रोक ना पाई, क्योंकि उसे अमाया से बात करने का मौका ही ना मिला। निकाह के बाद वो अपने कमरे में चली गई, क्योंकि बुरहान ने कहा था अपना सामान पैक कर लो। वो कमरे में बैठी सामान पैक कर रही थी। इसने ये निकाह सिर्फ अपने बाप की ख्वाहिश पूरी करने के लिए किया था। उसके बाप ने कहा था तुम्हें बुरहान से ज़्यादा कद्र करने वाला मर्द इस दुनिया में नहीं मिलेगा, लेकिन उसका दिल उस वक्त तकलीफ से तड़प रहा था। वो कमरे में दाखिल हुई तो देखा अमाया खोई खोई अपना सारा सामान पैक कर रही थी। वो एक ही झटके में अमाया तक पहुंची। ये तुमने किया कर दिया अमाया, तुमने सब तबाह कर दिया। तुमने चार चार जिंदगियां तबाह कर दी। बाबर तुमसे दीवानों की हद तक मोहब्बत करता है, तुमने किया कर दिया। वो पागलों की तरह चीखी थी। अमाया ने बस खाली निगाहों से उसे देखा और दोबारा सामान पैक करने लगी। मारिया को गुस्सा ऐसा आया कि हद नहीं। उसने सारे कपड़े अमाया के हाथों से छीने और बेड पर फेंके। तुम होश में थी? तुम किया कर रही हो? तुमने हमारी जिंदगी तबाह कर दी है अमाया। मारिया ने उसे दोनों कंधों से पकड़े झंझोड़ा। मैं खुद तबाह हो गई हूँ मारिया। मैंने किसी को किया तबाह करना? उसने बहुत ही हल्की आवाज़ में कहा और दोबारा अपने कपड़े बैग में रखने लगी। मारिया को लग रहा था वो पागल हो गई है और वाकई इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद वो पागल ही हो गई थी। तुम कहीं नहीं जा रही, तुम अभी और उसी वक्त यहीं फैसला करोगी तुम्हें बुरहान या बाबर में से किसी एक को चुना होगा। मारिया हज़ीनी अंदाज में चीखी थी। अमाया ने खाली खाली निगाहों से उसकी तरफ देखा। मैं चुन चुकी हूँ मारिया, मैंने चुन लिया। अमाया ने बेबसी से कहते हुए दोबारा बैग में कपड़े रखने शुरू कर दिए। तुम होश में तो हो? बुरहान से मोहब्बत करती हूँ मैं और इसे किसी भी सूरत तुम्हारे लिए तो नहीं छोड़ूंगी। मैंने बुरहान को पानत की खातिर किया नहीं किया, यहाँ तक कि तुम्हें अगवा करवा दिया और फिर भी बुरहान अंधों की तरह तुम पर यकीन कर रहा है। वो जैसे पागलों की तरह चीखती हुई अपना जुर्म कबूल कर गई और अमाया के हाथों से कपड़े छूटते बेड पर गिरे। वो पत्थर हो गई। कितने ही पल वो हैरत से खड़ी रही, बेयकीनी से पलटी और मारिया का चेहरा देखा। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने किया? इसके लहजे में बेयकीनी ही बेयकीनी थी। वो
सब मैंने ही किया था तो किया करती, हर वक्त तुम्हारी वजह से मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता था। पहले तुम्हें बाबर चाहिए था, मैंने बाबर दे दिया, फिर तुम्हें बुरहान चाहिए था। आखिर कब तक मैं तुम्हारी खातिर अपनी मोहब्बत कुर्बान करती रहूं? किया मोहब्बत पर मेरा कोई हक नहीं। मारिया तो आज पागलों की तरह चीखी थी और अमाया के सर से ट्रेन धड़ाधड़ गुजर रही थी। इसके शोर की आवाज़ इतनी थी कि बुरहान भागता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। इसके पीछे ही सारे अफराद थे और सारे सारी बातें सुन चुके थे। ये तुमने किया कर दिया मारिया, तुमने मुझे अगवा करवाया, तुम तो मेरी दोस्त थी मारिया, उसने बेबसी और हैरत के मिले जले जज्बात के साथ पूछा। और मारिया जैसे होश में आई, उसे एहसास ना हुआ वो किया बोल गई। ये तुमने किया कर दिया मारिया, तुमने मेरे बाबा को मुझसे जुदा कर दिया। उसने अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखे और अपने बाल मुट्ठी में दबोच लिए। वो अब तक बेयकीन थी इसकी दोस्त ने ही उसे धोखा दिया। ये कैसी दोस्ती थी? तुम एक काम करो, तुम बरान को छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मारिया अब भी पागलों की तरह अपनी ही बात कर रही थी। वो दोनों इस बात से बेखबर थीं कि दरवाजे में ही सारे खड़े हैं। अमाया जैसे होश में आई, वो एक ही झटके से आगे बढ़ी और एक थप्पड़ उसने मारिया के मुंह पर दे मारा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तुम इतनी सेल्फिश हो मारिया, तुमने मेरा किरदार तबाह कर दिया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने मेरी सारी जिंदगी तबाह कर दी और कहती हूँ मैं अब तलाक ले लूँ। अमाया का सारा जिस्म तकलीफ से चोर हो गया। तुम दोस्त थी मेरी मारिया, तुम मेरी दोस्त थी। इसके लहजे में उस वक्त सारे जहान की जख्मी करचीं चुभ गई थीं। एतबार टूटा था और बहुत बुरी तरह टूटा था। तो तुम भी मेरी दोस्त थी, तुमने किया पहले मुझसे बाबर छीना और अब तुमने मुझसे बढ़ान छीन लिया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ अमाया। नफरत। बालाखर मारिया की जबान ने जहर उगलना शुरू कर दिया। ये तुमने किया कर दिया मारिया, किया कर दिया। वो अब भी एक ही बात पागलों की तरह चीख चीख कर कह रही थी। बुरहान के साकत जिस्म में हरकत हुई, वो आगे बढ़ा। अमाया, इसने अमाया को पुकारा। उससे पहले अमाया चकरा कर गिरती, बुरहान ने फौरा उसे सहारा देखकर खड़ा किया। मैं सच्ची थी, मैं सच्ची थी, ये देखी उसने मुझे तबाह कर दिया। उसने बेबसी से मारिया की तरफ इशारा किए एक बार, फिर यकीन दिलाया। मैं जानता हूँ तुम सच्ची थी, मुझे तुम पर पहले से ही यकीन था, मुझे किसी कस्म की बेगुनाही का कोई सबूत नहीं चाहिए अमाया। बुरहान ने अपने एक एक लफ्ज़ से कहते इसे मुतबिर कर दिया। ये तुमने किया कर दिया मारिया। वो अब भी बेबसी से चला रही थी और मारिया बेयकीनी से बुरहान के हाथों में अमाया का हाथ देख रही थी। उसने अपना सब कुछ हार दिया। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ बुरहान। वो आगे बढ़ी और बुरहान को यकीन दिलाना चाहा। शट अप! बुरहान इतनी ऊंची आवाज़ में धाड़ा कि वो सारे अफराद कांप कर रह गए। मैं सिर्फ अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, खबरदार अगर तुमने अब अमाया के करीब आने की कोशिश की तो तुम्हारी जान ले लूँगा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। बुरहान चीखा था और अमाया बेबसी से इसके हसार में खड़ी थी। बाबा चले गई, मैंने बाबा को मार दिया। वो उस वक्त पागल हो गई थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था इसकी सबसे बेहतरीन दोस्त ने इसे तबाह कर दिया है। बुरहान ने बिना कुछ कहे उसे अपने सीने से लगाया। इसके हसार में तड़प रही थी, उसे तकलीफ महसूस हो रही थी। मैं सच्ची थी, आपको यकीन है ना मैं सच्ची हूँ। वो अभी भी बेगुनाही का यकीन दिला रही थी। बुरहान जानता था उसने एक के बाद एक हादिसात की बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली है और वो बहुत ज़्यादा टूट फूट का शिकार है, लेकिन वो उसे संभाल लेगा। मुझे तुम पर एतबार है। बुरहान बस एक ही बात कहते हुए इसका सर थपथपा रहा था और अमाया ने अपने एक हाथ से बुरहान की शर्ट को सीने से मुट्ठी में दबोच लिया। नाजी बेगम से लेकर उम्र तक सारे शर्मिंदा हो गए। सबको एहसास रहा था इन्होंने अमाया के साथ बहुत बड़ी ज़ियादती कर दी। अमाया का हाल उस वक्त वाकई किसी पागल जैसा था। चलो हम चलते हैं, हमें यहाँ नहीं रुकना। बुरहान जैसे इसके अंदर चलती तकलीफ को महसूस कर रहा था। फूफू आगे बढ़ने और अमाया को अपने साथ लगाया। बुरहान जाओ, टैक्स का बंदोबस्त
करो। अमाया की हालत देखकर वो दहल उठी थी। अमाया ने बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पाया। बुरहान फौरा घर से बाहर निकल गया। अगले आधे घंटे बाद उसने सिर्फ अपने बाप की एक तस्वीर इस घर से ली और कुछ कपड़े फपो और बुरहान के साथ वो इस घर का गेट पार कर गई। इसके बाद उसने सुफियान भाई या नाजी बेगम की तरफ नहीं देखा। वो लोग जिनसे वो सारी जिंदगी मोहब्बत करती आई, इन लोगों ने इसका एतबार नहीं किया। उम्र इसके पास आकर खड़ा हुआ। तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगा। वो रोता हुआ इसके गले लग गया। वो इससे 2 साल छोटा था, इससे बहुत मोहब्बत करता था। अमाया ने इसके सर थपथपाया। मैं भी तुम्हें बहुत याद करूंगी, मेरा सिर्फ एक ही भाई है। एक बात याद रखना, तुम्हारी एक नहीं 2 बहनें ही, मेरा कोई नहीं रहा। उनमें सिर्फ तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। इसकी बातें सबका दिल दिखा रही थीं। सुफियान में हिम्मत नहीं थी वो इससे माफ़ी मांग सकता, और किस मुंह से मांगता। उसने तो अपनी ही बहन को बेहया कहा और सारे रिश्ते तोड़ दिए। बुरहान गाड़ी में आगे बैठा, वो दोनों पीछे बैठ गईं और उनकी गाड़ी चली गई। वो बुरहान और फूफू के साथ लाहौर आ गई। इसका दिल अंदर से मर गया था। फूफू ने इससे बहुत ज़्यादा ख्याल रखा। बुरहान का रवैया भी इसके साथ बहुत अच्छा था। बुरहान जानता था वो बहुत बड़े सदमे में है। उसके पास अपने बाप की सिर्फ एक तस्वीर थी, इसके अलावा वो कोई भी याद नहीं लाई थी। बाबा, मैंने आपका एतबार तोड़ दिया, मुझे मुआफ़ कर दें। बस हर वक्त इस तस्वीर को सीने से लगाए एक ही बात कहती थी। इन्हीं लाहौर आए 1 हफ़्ता गुजर चुका था। वो 1 हफ़्ते से बुरहान के कमरे में ही थी। बुरहान इसका हर तरह से ख्याल रखता था, लेकिन फिर भी उसे तकलीफ़ में देखकर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़दह हो जाता था। वो दोनों बिल्कुल दोस्तों की तरह रह रहे थे। उनके दरमियान निकाह का रिश्ता था। फ़िलहाल वो इस बात को भूल गई थी। वो तस्वीर हाथ में पकड़े अपने बाप से बातें कर रही थी। जब बुरहान कमरे में दाखिल हुआ, वो इसके पास आकर बैठा। अमाया, उसने मोहब्बत से पुकारा और अमाया के बहते आंसू मज़ीद तेज़ी से बहने लगे। खुदा की कसम, मैं सच्ची थी। वो आज भी एक ही बात कहती थी, मैं जानता हूँ तुम सच्ची हो, मैं तुम पर एतबार करता हूँ, किया तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? इसने बिल्कुल रियाज साहब की तरह पूछा और अमाया ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया। मुझे आप पर पूरा यकीन है। इसे लगा जैसे बुरहान के अंदर रियाज साहब का अक्स था। इधर आओ मेरे पास, उसने बहुत मोहब्बत से पुकारा। वो फ़ौरा आगे बढ़ी। बुरहान ने उसे अपने सीने से लगा लिया और इसका सर थपथपाने लगा। यकीन करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत के शायद किसी ने किसी से नहीं की होगी। और यकीन करो, जहाँ मोहब्बत हो वहाँ पहले एतबार होता है। वो उसे यकीन दिला रहा था कि चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, बुरहान उसे कभी नहीं छोड़ेगा। भाई ने क्यों कहा मैं उनकी बहन नहीं हूँ? प्लीज़ मुझे इस बात का जवाब दें। जैसे इसे आज याद आया था, बुरहान ने एक लंबी सांस खींची और उसे अब वो सच बताने वाला था। ये सुनने की मुतहम्मिल कम से कम अमाया तो नहीं थी। हमारी एक खाला थी, उनका नाम जोया था। इन्होंने अपनी पसंद की शादी की थी रियाज मामू के दोस्त से। शादी के बाद इनके हम 2 जरूर बेटियों की पैदाइश हुई थी, लेकिन इस दौरान जोया खाला की डेथ हो गई। मामू उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह इन्हें पाला था। उनकी मौत उनके लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं थी। इन्होंने जोया खाला के शौहर से फरियाद की कि एक बेटी जोया खाला की याद में इन्हें दे दी, और जोया खाला के शौहर ने अपनी एक बेटी रियाज मामू की झोली में डाल दी और दूसरी बेटी के साथ वो हमेशा के लिए इस मुल्क से चले गए, क्योंकि इस मुल्क में इन्हें जोया खाला की यादें तकलीफ देती थी। तुम जोया खाला की बेटी हो। ये सारी बात सुनती अमाया को लगा जैसे किसी ने इसके ताबूत में आखिरी कील भी ठोक दी हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने बाबा की बेटी हूँ। इसे गोया सदमा लग गया। मैं जानता हूँ तुम आज भी मामू की बेटी हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो तुम्हारे मामू थे या बाप। तुम उनकी बेटी हो, वो तुम्हारे बाबा थे, ये बात मैं समझता हूँ। बुरहान जैसे इसके अंदर चलती जंग को बहुत अच्छे से समझता था। आपको यकीन है ना मुझ पर? अमाया ने बेबसी से पूछा। मैंने कहा ना, खुद से ज़्यादा तुम पर यकीन रखता हूँ। खुदा की कसम, तुम्हारी पाकीज़गी का गवाह हूँ और वादा करता हूँ तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। रियाज मामू ने मुझसे वादा किया था मेरी बेटी को कभी कोई तकलीफ़ ना देना, और मैं वादा निभाऊँगा।
और अमाया बेबसी से इसके सीने से लिपटी फूट फूट कर रो पड़ी। मैं अपने बाबा की बेटी हूँ, बस यही सच है। वो बस एक ही बात दोहरा रही थी और बुरहान इसकी बात की तस्दीक कर रहा था। हम तुम अपने बाबा की ही बेटी हो। वो उसे इतने अच्छे तरीके से समझता था। अमाया को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई उसे इस हद तक भी चाह सकता है। उसे अपने बाबा के अल्फाज याद आ रहे थे। इसके बाप ने कहा था तुम मेरे लिए इनाम हो, और आज वो समझ गई थी वो इनाम क्यों है। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ अमाया। वो बस उसे एक ही बात कहता था। आहिस्ता आहिस्ता अमाया नॉर्मल होती गई। बुरहान की मोहब्बत में, इसकी सोहबत में वो ढलती गई। उनको कराची से लाहौर आए 2 माह हो गए थे। बुरहान ने अपनी मोहब्बत से अमाया का हर जख्म भर दिया था। उस वक्त अमाया अपने कमरे में खिड़की के सामने खड़ी चंद को देख रही थी। जब बुरहान काम से वापस लौटा वो कमरे में दाखिल हुआ और मुस्कुराहट के साथ अमाया को देखा। उसने अपना बैग टेबल पर रखा और कदम कदम चलता हुआ अमाया के पास जाकर खड़ा हुआ। उसे पीछे से अपने हसार में लेते उसने अमाया के माथे पर लब रखे। क्या हाल है बेगम? इसके लहजे में मोहब्बत थी। बिल्कुल ठीक हूँ, अमाया ने मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। और किया सारा दिन? वो इससे सारे दिन की मसरूफियत पूछ रहा था। कुछ नहीं, फूफू के साथ जी भरकर बातें की और फारिग रही। अमाया पहले की तरह तो ना हो सकी, लेकिन फिर भी काफ़ी नॉर्मल हो गई थी। और मुझे कितना याद किया? बुरहान ने मुस्कुराहट दबाए पूछा। याद उनको किया जाता है जो जहन से निकल गए हूँ, और आप तो जहन से निकलते ही नहीं हैं। इसकी हाजिर जवाबी सुनकर बुरहान के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। अच्छा, जहन में रहता हूँ और दिल में? बुरहान ने जैसे इस सवाल का जवाब जान लेने की कोशिश की। इस दिल में अब सिर्फ आप रहते हैं बुरहान। इसके सीने में चेहरा छुपाते सरगोशी कर रही थी। इन 2 महीनों में बुरहान ने इसका इतना ख्याल रखा था कि वो बाबर को भूल चुकी थी, और वैसे भी अब इसका शौहर बुरहान था। उसे बुरहान के साथ सारी जिंदगी गुजारनी थी। इसकी जिंदगी किसी बाबर की नहीं थी। बुरहान को उसके माजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इस का हाल और मुस्तकबिल सिर्फ बुरहान था। बुरहान ने इसके माथे पर लब रखते उसे और शिद्दत से अपने सीने में भैंच लिया। अगर दूसरी तरफ बाबर और मारिया की बात की जाए तो बाबर को जब सारी हकीकत वापसी पर पता चली तो उसे बहुत तकलीफ हुई। मारिया ने भी जिद में आकर बाबर से शादी की। जिस तरह बुरहान अमाया का हो चुका था, उसी तरह इसकी जिद थी कि वो बाबर को पाकर रहेगी। वो जानती थे कि अमाया के दिल में बाबर बिस्ता है, लेकिन वो निकाह की ताकत से अब तक वाकिफ ही नहीं थी। अमाया तो बुरहान की तभी हो गई थी जब उसने निकाह के लिए हाँ कही थी। बाबर ने मारिया से शादी कर ली, लेकिन कभी खुश नहीं रह सका, क्योंकि मारिया एक पागल नफ्सियाती मरीज बन चुकी थी। इसे कहीं भी कभी भी सुकून मिलता ही नहीं था। सच कहते हैं जो दूसरों को तबाह करते हैं वो खुद भी तबाह हो जाते हैं। बुरहान और अमाया तो पुरसुकून हो गए थे। शायद मोहब्बत बाबर के नसीब में नहीं थी, और मारिया वैसे ही पागल हो गई थी, तो बाबर ने उसे छोड़ दिया। वो तलाक दिए वापस हमेशा के लिए दुबई चला गया था। रिश्ता कोई भी हो, इसमें एतबार होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं हर इंसान को अपनी मोहब्बत मिले। कभी कभी किसी की कहानी का इख्तिताम अकेले रह जाना भी होता है। ख़त्म शद।